पार्टीशन के बाद जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए, गांधी जी उन हिंदुओं को कहते थे कि आप वहीं क्यों मर नहीं गए, आपने वहीं रह के उनके शस्त्र जेल के मर जाना चाहिए। ये पता नहीं है कि सावरकर जी एक अकेले इंसान है जिनको 50 साल की सजा क्यों दी। बाकी एक भी क्रांतिकारी नहीं है उस जमाने में जिसको 25-25 साल मतलब 2 उम्र कैद की सजा, ऐसा किसी को नहीं है। ये अकेले सावरकर है, उनको दिया। भाई ये क्यों दिया, ये सवाल नहीं लोग करते। लोग क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ माफीनामे लिखो और छूट गए। अरे लेकिन 50 साल की सजा अंग्रेजों ने क्यों दी, ये सोचो ना। गांधी जी ने स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला अनशन किया। वो अनशन था 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने चाहिए इसके, और वो अनशन उन्होंने किया, इसलिए नाथूराम ने गांधी जी को मार दिया। अभी मुझे बताओ, गांधी जी का ही स्वतंत्रता मिलने से पहले का स्टेटमेंट है कि इस देश को अगर स्वतंत्र मिलेगा तो वो खंडित देश को नहीं मिलेगा, अखंड भारत को मिलेगा, और अगर पाकिस्तान बन रहा है तो पाकिस्तान मेरी लाश के ऊपर से बनेगा। ये कहने वाले गांधी जी स्वतंत्रता मिलने के 1 साल में इतने पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अनशन इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दीजिए। लगता है अभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो बन रही है उस पे इंडिया पे कुछ आँच आ सकती है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अभी भारत का जो नेतृत्व है वो काफी सक्षम है इस वक्त। मोदी जी मतलब अंग्रेजों को जैसा अंग्रेज जैसे सावरकर जी को डरते थे वैसा खौफ है मोदी जी का पूरा। So you all learn Kasaka, this is Dishant Dimle. Welcome back to the podcast and especially for you guys राम राम। बहुत जन ने बोला है राम राम से स्टार्ट करो, इसलिए आज राम राम से स्टार्ट किया जा रहा है। We have someone special over here in our studio. We have Parth sir over here. Hi sir, how are you? Parth sir is basically a history enthusiast and बोल सकते हैं कि हम लोग इंस्पायर हो गए थे आफ्टर वॉचिंग रिसेंटली सावरकर का मूवी आया था। सावरकर सर बोल सकते हैं या फिर सावरकर प्रभु बोल सकते हैं। तो उनका मूवी आया था, उनसे इंस्पायर हो गए थे। और ये एक मूवमेंट जो चालू था बीच में कि सावरकर के बारे में बहुत, सावरकर जी के बारे में बहुत ऐसे एंथुजियाज्म के बारे में और उनका हिस्ट्री क्या था, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है। सो मैंने डिसाइड किया कि पार्थ सर को बोला कि आज बहुत चीजें क्लियर आउट की जाएंगी और अनहर्ड स्टोरीज जो उनकी है वो सुनी जाएंगी। आज किस्से सुने जाएंगे इतिहास के। सो सर आपसे ही स्टार्ट करते, कैसे हो आप और क्या क्या हो रहा है आपके साथ? पहले तो राम राम सभी को। आपने बोला किस्से सुने जाएंगे इतिहास के। हम बाकी जीवन में जो किस्से सुनते हैं उतने ही रोचक या फिर मैं तो कहूँगा उससे ज्यादा रोचक किस्से इतिहास के हैं, क्योंकि इतिहास की कुछ कहानियां ऐसी है, कुछ पन्ने ऐसे हैं जो कभी पलटे ही नहीं गए, जिनके बारे में हमें जानबूझकर, मैं तो कहूँगा जानबूझकर कभी बताया ही नहीं गया। और सावरकर मूवी जैसी फिल्में नहीं आती तो सावरकर का विषय इतना चर्चा में नहीं आता और वो किस्से नहीं बताए जाते। सावरकर जी के किस्से है उनके साथ लंदन में, इंडिया हाउस में, उसके पहले पूना में, उसके भी पहले नासिक में, और उसके भी पहले उनका जो जन्म गांव था भगूर, उसके भी काफी किस्से हैं। और उन सब किस्सों से आज का हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा होने वाला है। अरे सही तो शुरू करते हैं गांव से, डायरेक्ट जन्म से, बिकॉज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने लिख के रखा था। कि उनका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ था और उनके अपब्रिंगिंग से इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा था। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ। मतलब ये भी हमारे बारे में जब बात करते हैं, हमारे बचपन के बारे में जब बात करते हैं तो एक बात आती है हमारे पुरखों की, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी। सावरकर जी के जो पूर्वज थे वो पूर्वज, मतलब वो सावरकर जी के नाम में जो वीर आता है ना, वो उनके पूर्वज सही मायने में वीर थे, ऐसा मैं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि हम जो आज वीर सावरकर कहते हैं ना, तो ये वीर सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर के पीछे नहीं लगता है। ये वीर जो बिरुद लगता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सावरकर सरनेम के पीछे लगा हुआ है। क्योंकि सावरकर के परिवार में जो उनकी पहली 2-3 पीढ़ियां थी वो सभी पेशवा की सेना में थी। अच्छा जी, मतलब सावरकर जी का जो घर है भगूर में, वहां पे एक अष्टभुजा भवानी की एक मूर्ति है, जो मूर्ति उनकी कुल देवता मानी जाती है। ऐसी कहावत है, ऐसा एक किस्सा है उस देवता के बारे में कि जो बाजीराव पेशवा थे, पहले बाजीराव पेशवा ने वो मूर्ति
सावरकर जी के पूर्वजों को, मतलब उनके दादाजी, उनके परदादाजी होंगे, उन्होंने युद्ध में काफी पराक्रम निभाया। कुछ तो भी रणांगण में उन्होंने बाजियां मारी, और उस बाजी की बदौलत उनको बाजीराव जी ने वो मूर्ति भेंट के स्वरूप में दी थी। अच्छा। और वो बाजीराव जी से आई हुई, मतलब बाजीराव जी एक ऐसे योद्धा थे, पेशवा बाजीराव एक ऐसे योद्धा थे कि उन्होंने 40 साल की आयु में 41 लड़ाइयां, मतलब एक भी लड़ाई वो हारे नहीं थे, इतने अपराजित योद्धा है वो। तो देखिए ना, बाजीराव जी के हाथों से एक मूर्ति आती है, वो सावरकर जी के घर में बस जाती है, और उस मूर्ति के सामने 14 साल का विनायक नाम का लड़का प्रतिज्ञा लेता है। वो शपथ लेता है, मैं मेरे देश के लिए, मैं मेरी स्वतंत्रता के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये कहानी ही मुझे, मतलब ये जब जब मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो बाजीराव जी के आशीर्वाद से वो पूरा क्रांति का इतिहास सावरकर जी के पास आ चुका है। वो एक पार्ट ये है कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ऐसी कि लड़ूंगा, और एक पार्ट मेरे को अभी मूवी देखने के बाद पता चला कि वो स्टारवेशन की वजह से मर गए थे। हाँ, बट मतलब आयरनी देखो ना कि जो इंसान इतने साल स्टारवेशन कर रहा था, उसको किसी ने गोली मार दी उसने नहीं, मतलब अभी तो शुरुआत है। गांधी जी के बारे में जैसा जैसा मैं बात करूंगा ना, वैसे वैसे कई अनकहे किस्से बाहर आने वाले हैं। वो तो है, वो तो तो मैं एक और किस्सा बताऊंगा। ये जो बाजीराव का किस्सा है, उनके पास से वो मूर्ति आई, ऐसा भी एक कहा जाता है। और दूसरा एक किस्सा है उस मूर्ति के बारे में, वो ऐसा है कि सावरकर के दादाजी, मतलब उनके दादाजी उनके गांव के आसपास एक रात कहीं जा रहे थे, और उस रात अचानक बीच रास्ते में कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया। और जब गुंडों ने उन्हें घेर लिया, तब उनके साथ वो हाथापाई हुई गुंडों के साथ। और वो जब हो रहा था कि उस हाथापाई में उनको वो मूर्ति मिली और वो फिर लेके आए। ऐसी भी एक कहावत है। मतलब दोनों जो कहावत है, दोनों जो किस्से है, उसमें वीरता तो सावरकर जी के घराने की आ रही है। मतलब बाजीराव जी से वो मूर्ति मिलना एक वीरता का किस्सा, और वो गुंडों के साथ हाथापाई के बाद उनसे वो मूर्ति छीन के लाना, ये भी एक वीरता का किस्सा। ये दोनों वीरता के किस्से इस स्वतंत्र वीर से जुड़े हैं। दैट इज वेरी क्रेजी। सो आगे जाके इनका इन्फ्लुएंस कैसे कैसे बढ़ते गए? मतलब 14 इयर्स के बाद क्या उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया? और नहीं, मैं तो कहूंगा 14 इयर्स के पहले का इतिहास जानना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि मतलब पूरे भारत में अगर हम देखेंगे तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको आज हम स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं। हाँ, सावरकर जी ने नाम दिया है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के पहले उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जाता था, उसको एक लड़ाई भी नहीं कहा जाता था। उसको ब्रिटिशों ने उसका जो एक इंटरप्रिटेशन बनाया था भारतीय लोगों के मन में, वो एक हारा हुआ युद्ध ऐसा बनाया था। लेकिन सावरकर जी पहले इंसान है, उन्होंने कहा वो युद्ध हम हारे नहीं है, हम जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं उसका वो फर्स्ट चैप्टर है, ऐसा समझिए। क्योंकि देखिए 90 साल का इतिहास है, 1857 की पहली लड़ाई और 1947 में हम स्वतंत्र हुए। तो सावरकर जी कह रहे हैं कि ये जो 90 साल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, उसका वो पहला चैप्टर है। इसलिए मैं उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहता हूं। पहला स्वतंत्रता संग्राम इस देश में हुआ, उसके बाद देखो देश का इतिहास निकाल के, पूरे देश में लड़ाई नहीं है। चुप बैठे हैं, अकेला महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र में लड़ाई शुरू होती है। और महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी आता है, उसका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के, जिसका जिक्र फिल्म में है। मतलब वासुदेव बलवंत फड़के का जस्ट नाम आता है सामने और फिल्म शुरू होती है। वासुदेव बलवंत फड़के एक ऐसा इंसान है, मतलब बहुत लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वासुदेव बलवंत फड़के पहले ब्रिटिशों की नौकरी करते थे। वो पूना में जॉब करते थे ब्रिटिशों का, और वो मिलिट्री फाइनेंस के सेक्टर में काम करते थे ब्रिटिशों की नौकरी में। एक दिन उनको एक खत आया उनके गांव से, मतलब शिरडोन नाम का पनवेल के पास उनका गांव है। उनको खत आता है और खत में लिखा रहता है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और आखिरी पल माँ के होंगे। इस पल में माँ बड़े दिन से राह देख रही है वासुदेव तुम्हारा, तुम आ जाओ, कुछ भी करो लेकिन तुम आ जाओ। अपनी माँ बीमार है तो किस लड़के को लगेगा कि भाई मैं रुक कैसे सकता हूँ ना, हाथ में कुछ भी काम हो वो छोड़ देगा और निकलेगा माँ के लिए। वासुदेव जी पत्र लिखते हैं अपने जो
वरिष्ठ अधिकारी है उनको, क्योंकि छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, जॉब कर रहे, अंग्रेजों का जॉब कर रहे, तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने लिखा खत अपने वरिष्ठ अधिकारी को, उन्होंने खत पढ़ा और वो कहा कि मंजूर नहीं है, तुम्हारी छुट्टी मंजूर नहीं है, कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी। मतलब हमें ये भी कहा जाता ना कि ब्रिटिशर बहुत दयालु थे, उन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए इस देश में। तो ये किस्सा सुनिए अभी, फिर आपको पता चलेगा ब्रिटिश लोग कितने दयालु थे। नहीं कह दिया वासुदेव जी, एक दिन रुक गए कि चलो आज मूड नहीं होगा, कल फिर से लिख के देखेंगे। कल फिर से गए, वही हुआ, नहीं बोला कि नहीं जा सकते आप। और मतलब एक दिन चला गया ना इसके बीच, और दूसरा खत आया घर से कि वासुदेव तुम अभी तक नहीं आए, माँ तुम्हारा नाम ले रही है, माँ के मुंह में सिर्फ वासुदेव, मेरा वासुदेव कब आएगा, अभी तक तुम नहीं आए। अब वासुदेव जी मतलब डेस्परेट हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नौकरी चली जाए मैं माँ को मिलने जाऊंगा। और वासुदेव बलवंत जी निकल गए पूना से शिरडोन आते आते। उनको जितना समय लगा, वो उनका गांव ऐसा है कि ऐसा एक सीधा रास्ता है और एक रास्ते से जाने के बाद ही उनका घर आता है, ज्यादा दूर नहीं है। वो घर जा रहे थे, पहुंच गए, घर के आंगन में पहुंच गए और उनको दिखा कि काफी भीड़ जमा हुई है। और जैसे उनके घर में उन्होंने प्रवेश किया, उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, उनकी माँ गुजर गई थी। उस वक्त वासुदेव जी ने प्रतिज्ञा ली कि जो अंग्रेज मुझे मेरी माँ तक को मिलने के लिए नहीं जाने देता, उस अंग्रेज को मैं इस धरती में रहने नहीं दूंगा, उस अंग्रेजों को मैं इस धरती से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये प्रतिज्ञा वासुदेव बलवंत जी की है। उस बार वो प्रतिज्ञा ली, पहले तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, उसके बाद उन्होंने पनवेल के आजू बाजू में जो आदिवासी लोग थे उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करके फिर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। उसके बाद वो पूना में जाने लगे। पूना में वो जब जाने लगे तो अभी ये तो नौकरी करने वाला इंसान है, इसको शस्त्र चलाना पता नहीं, इसको हाथापाई कैसे करते हैं वो कुछ पता नहीं। तो पहले तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना भाई, शस्त्र कैसा चलाते हैं, कैसा बंदूक चलानी है, कैसे तलवार चलाना, वो सब सीखना है। हाँ जी, हाथापाई का समय है तो वो सब सीखना है, वो तो आता नहीं है। तो वो चले गए, लवजी बाबा वस्ताद नाम के एक गुरु थे वहां पे, वो जो ये सब शस्त्र चलाना सिखाते थे, उनके पास चले गए। उनके जो शस्त्रशाला थी, उनकी जो तालमी थी, जिसे मराठी में हम तालमी कहते हैं, उस तालमी वो जाने लगे। और उस तालमी में एक लड़का आता था पूना में, नया नया, वो रत्नागिरी का था। वो लड़का आने लगा, उसका नाम था बाढ़, उसे घर में बाढ़ कहते थे। उस बाढ़ की और वासुदेव की मुलाकात होने लगी। और उस बाढ़ मतलब एक 15-20 साल का लड़का होगा, उसके मन में वासुदेव जी ने बीज बोने लगे वो स्वतंत्रता का, कि नहीं, स्वतंत्रता मिलना कितना जरूरी है। और वो बाढ़ का एक दोस्त उसके कॉलेज में उससे मिला, उसका नाम था गोपाल। वो बाढ़ और गोपाल दोनों ने ऐसा तय किया कि हम आज से, हमने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा का उपयोग मेरी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए करेंगे, इन ब्रिटिश लोगों को उस मेरी शिक्षा का उपयोग नहीं होने देंगे। उन्होंने तय किया कि हम ब्रिटिशों की नौकरी नहीं करेंगे, ब्रिटिशों की सर्विस नहीं करेंगे। और उन्होंने पूना में एक न्यूज़पेपर और एक स्कूल शुरू की, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर। देखिए ये कड़िया कैसी जुड़ती है, वासुदेव बलवंत से प्रेरणा ली लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और ये लोकमान्य अभी जैसे ही कोविड की पूरी बीमारी आई थी, महामारी आई थी, वैसी 100-150 साल पहले प्लेग आया था महाराष्ट्र में। और उस प्लेग की चक्कर में हुआ यूं कि पूना का जो कलेक्टर था WC रैंड, वो इतनी जबरदस्ती कर रहा था, मतलब हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें, उन पर काफी अत्याचार हो रहे थे। मतलब केसरी में 2 न्यूज छपी थी उस समय में, उसमें ऐसा लिखा है कि जो रैंड के नेतृत्व में काम करने वाले जो पुलिस है ना, वो घर में जाते हैं और समझो घर में एक लाश पड़ी है, कोई उम्दा बच्चा गुजर गया है, उसकी बीबी, उसकी माँ, उसके पिताजी उस लाश के बाजू में बैठ के रो रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो उस लाश को उसके सगे लोगों से दूर किया जाता था और उस घर में जो माताएं थी, जो बहनें थी, उन पर अत्याचार किए जाते। इतना क्रूएल था रैंड। और ये सहा नहीं गया पूना के 3 भाइयों को। वो 3 भाई थे चापेकर बंधु, हमने देखा है फिल्म में, वो आते हैं और वो रैंड को मारते हैं। वो 3 भाई थे चापेकर। लोकमान्य तिलक तब केसरी में लिख रहे थे, वो कह रहे थे कि रैंड इतना सब कर रहा है, फिर भी पूना के लोग शांत कैसे बैठ सकते भाई।
एक दिन लोकमान्य की और चापेकर बंधुओं की मुलाकात हुई रास्ते में, तो वो भड़क गए ना, युवा थे तिलक जी, थोड़े से पॉलिटिक्स में मंजे हुए खिलाड़ी, लेकिन वो युवा थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था वो क्या हो रहा है पूना में। वही हमारी माताएं हमारी बहनें, उन पर अत्याचार हो रहे और घर में घुसकर अत्याचार हो रहे उन पर। तो उन्होंने तिलक जी से पूछा कि क्या तिलक जी, आप सिर्फ पेपर में लिखने ही वाले, बाकी कुछ करेंगे या नहीं? तिलक ने उनको पूछा, मैं तो पेपर में लिख रहा हूं, तुम्हारे जैसे नौजवान पूना में है, तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तिलक का ये सवाल चुभा याद दिल में कि नौजवान मेरे जैसे पूना में है और हम क्या कर रहे हैं? तिलक जी तो उनके पास उनका खुद का अखबार है, अखबार में लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई? तिलक जी ने एक और वाक्य बोला, वो ज्यादा चुभा। तिलक जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे नौजवान पूना में है तो रैंड अब तक जीवित कैसे रहा? बाउंसर ही कुछ डाल नहीं दिया। कहा तिलक जी ने सिर्फ सवाल कहा, मैं मेरे अखबार में लिखने का काम कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान है तो रैंड अब तक जीवित कैसे रहा भाई? सीधा सा सवाल था। बराबर है। वो यहाँ पे चुभा। वो मेरे को भी चुपा हाँ, वो चुभने के बाद फिर तीनों भाई ऐसे मतलब तप्त हो गए और फिर उन्होंने रैंड को मार दिया। ऐसे कैसे बोल दिया? हाँ चलो अभी। और उसको मारने की खबर तिलक जी के अखबार में छपी थी, वो था केसरी, और वो केसरी नाम का अखबार नासिक के छोटे से मतलब नासिक के पास 10 किलोमीटर पे सावरकर जी का घर है, उनका गांव है भगूर में आया। और भगूर के उस घर में सावरकर जी ने, मतलब विनायक ने, 14 साल की विनायक ने वो अखबार पढ़ा। उस अखबार में लिखा था कि एक फैमिली है, अभी ये बात किसी को पता नहीं है मैं जो बोलने वाला हूँ, अभी चापेकर के 3 भाई है, अभी उनको उनके घर में उनकी मम्मी है, उनके पिताजी है, उनकी अपनी अपनी फैमिलीज होगी, उनकी बीबियां होगी, उनका सब होगा ना कुछ ना कुछ। हाँ जी। चापेकर जी के जो पिताजी है ना, वो पूना के बड़े प्रसिद्ध कीर्तनकार है। अच्छा। कीर्तनकार उस समय का ऐसा है कि कीर्तनकार को मिलने वाले रुपए, मिलने वाले पैसे बड़ी तादाद में रहते थे। इन्फ्लुएंसर थे वो। पूना में चिंचवड़ में उनका बहुत बड़ा मकान था, घर। अपने पिताजी इतने बड़े कीर्तनकार है, अपना इतना बड़ा मकान है, मुझे बताओ क्या जरूरत थी रैंड को मारने की? कोई जरूरत नहीं थी। पिताजी से कीर्तन सीखते और पिताजी के गुजरने के बाद खुद उनकी गादी पे बैठ जाते तो जिंदगी खुशी में जाती थी, उनकी जिंदगी खुशी में जाती थी। लेकिन वो नहीं किया उन्होंने, वो चले गए फांसी के फंदे पर। लोकमान्य तिलक जी उसी येरवड़ा जेल में थे। लोकमान्य जी को खत मतलब उनको पूछा जाता ना कि क्या आपकी आखिरी इच्छा है, तो आखिरी इच्छा चापेकर जी ने बताई कि मुझे पता है तिलक जी इसी कारागृह में है, लोकमान्य के संग्रह में जो भगवत गीता है वो भगवत गीता हमें दो, वो भगवत गीता और भगवा ध्वज लेके हम फांसी के फंदे को गले लगाएंगे। ओह माय गॉड, इसको कहते हैं कमिटमेंट भाई। ये जो देश के प्रति कमिटमेंट है ना, तो तीनों भाई एक साथ फांसी के फंदे पे गए। इस देश में किसी एक फैमिली में ऐसा हुआ नहीं था। तो सावरकर जी डेस्परेट हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे देश में। और उनको फिर ऐसा लगता है कि 3 भाई फांसी के फंदे पे जाते हैं, एक ही फैमिली के। क्यों जाते हैं? क्योंकि देश के लिए कुछ तो भी करना है, ऐसा उन्होंने मन में ठान लिया। अभी वो तो चले गए, उनका काम आगे कौन चलाएगा? अभी ये सवाल हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। वो चले गए, हम ज्यादा से ज्यादा रोएंगे, हम दुख व्यक्त करेंगे, हमें पीड़ा होगी, लेकिन दुख तो हुआ, लेकिन आदमी तो मर गया ना भाई, काम तो बंद हो गया ना, काम आगे चलना चाहिए। मैं इमोशनल हो गया इधर बहुत। आई स्वेयर दिस स्टोरी हैज रियली टच्ड मी, मतलब अलग तरीके से। हाँ, और ये एक 14 साल के लड़की को लगता है। तुम आज के 14 साल के लड़की क्या करते हैं देखो यार, पबजी खेलते हैं। हाँ, मतलब मेरे को एक बच्चा दिखाओ आज का 14 साल का कि उसको लग रहा है कि भाई ऐसा हुआ और मैंने ऐसा करना चाहिए। कुछ भी नहीं, आज के हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। नहीं फॉर रियल नहीं। वो होता है एक इंसिडेंस और 14 साल के लड़के को लगता है कि भाई अब करने वाला कोई तो भी होना चाहिए। और देखो हमको ये भी मैं तो इस हद तक मान लूंगा कि हमको ये लगेगा कि चलो कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम क्या करेंगे? हम अगर होते उनकी जगह पे तो हम क्या करते कि करेगा कोई तो भी। सावरकर जी ने कोई करेगा इसकी राह नहीं देखी है, मैं करूंगा। कौन करेगा भाई? मैं नहीं सोचूंगा, मैं करूंगा।
मैं रुकने वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने खुद ने मान ली है, मैंने ठान ली है, देश की स्वतंत्रता के लिए कौन लड़ेगा मैं राह नहीं देख रहा हूँ, मैं खुद लड़ने वाला हूँ अभी। और उस लड़ने का जो जिगरा है ना, उस जिगरे से आया है, शत्रु को मारते मारते मरूंगा। देखो जो युद्ध में जाने वाला सेनापति है, वो कभी मरने के लिए उसको पता है कि भाई कभी ना कभी तो जाना है, मौत को गले लगना है, लेकिन शत्रु को मारते मारते मैं मरूंगा, ये कमिटमेंट 14 साल से उस बंदे में है। तो वो बंदा आगे जाके क्या करेगा देख लो। ऐसा है, ऐसा मतलब उनका पूरा यौवन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसके बाद एग्जैक्टली अभी ये 14 इयर्स के बाद, ये 14 इयर्स का पूरा, मैं तो भाई फैन हो गया ऑलरेडी 18 मिनट्स में आई एम इनटू द स्टोरी। तो इतना 14 इयर्स में दिमाग आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उधर से फिर ये सब कैरी आउट कैसे हो गया धीरे धीरे? हाँ मतलब अभी ये तो मैंने सीधा सीधा स्टोरी बताया, हाँ, लेकिन इनमें बहुत ट्विस्ट है। वो ऐसा है कि उन्होंने तय किया कि भाई लड़ना है देश के लिए, बिकॉज कोई ना कोई टिप देने वाला रहता है। हाँ कोई सुनिए ना ना, कोई, सुनिए ना, मतलब टिप देने वाला तो छोड़ दीजिए, हुआ क्या वो सुनिए। लड़ने के लिए तय किया, लेकिन जब तय किया उसके बाद 1-2 साल में पिताजी गुजर गए। हाँ, 9 साल के थे तब माँ चली गई थी, उसके बाद 2-3 साल में पिताजी चले गए। मतलब अभी मुख्य जो पालन पोषण करते हैं हमारा, वो दोनों तो चले गए। अब क्या करेंगे भाई, घर में 3 भाई है, एक छोटी बहन है, तो फिर बड़ा भाई जो है उसकी समझो शादी हो चुकी है, पैसा कहाँ से लाएंगे। मतलब सावरकर जी ने ये जो सब काम किया, उनके पास काफी पैसा पड़ा था, और चलो अभी कुछ काम नहीं है, ये पैसा लगाते हैं देश की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है। अरे घर में 2 टाइम के खाने के प्रॉब्लम चल रहे भाई, कल क्या खाना है पता नहीं, कल घर में अनाज कहाँ से आएगा वो पता नहीं, और ये बंदा लग रहा है कि नहीं मेरे को तो देश स्वतंत्र करना है। मतलब भूखे पेट से ये करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ज्यादा होशियारी वाली बात है। तो ये भी ऐसे शुरू हुआ, कहानी ऐसी है उनके अभिनव भारत की। उसका पहले गांव में थे तो मित्र मेला नाम था, उनका एक भाई हॉस्पिटल में था, और उसको टिफिन देने के लिए वो हॉस्पिटल में जाते थे, और हॉस्पिटल में जब वो टिफिन देने के लिए जाते थे, उनके 2 दोस्त उनके साथ आते थे। तो घर से हॉस्पिटल तक जाने का जो रास्ता था, तो उस रास्ते में उन दोनों दोस्तों को उन्होंने अपनी शपथ के बारे में बताया कि मैंने ऐसे ऐसी शपथ ली है, ऐसी ऐसी सौगंध ली है कि मैं देश के लिए लड़ूंगा। तो वो जो 2 उनके दोस्त थे, उन दोनों दोस्तों ने सावरकर जी को थोड़ा प्रोत्साहित किया। वो कहे कि विनायक तुझे जो लगता है ना, वो लगता हमें भी है, लेकिन तेरे पास जो शब्द है, तेरे पास जो इंटेंसिटी है बात करने की, वो यार हमें नहीं है। तो अगर आगे जाने के लिए तैयार तो हम तेरे साथ। ऐसा कहा, और वो मित्र मेला आने लगा। तो वो 3 दोस्त पहले बैठने लगे भगूर में, उसके बाद सावरकर जी के और दोस्त थे वो आने लगे। उनके घर के पास ही उनकी स्कूल है, जो 5वीं कक्षा तक, 4थी कक्षा तक वहां पे पढ़े। उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि चलो शनिवार रविवार हम क्या करेंगे, हमारे घर में इकट्ठे होंगे और बातें तो करेंगे। तो सावरकर जी उनके दोस्तों को किस्से सुनाने लगे। और वो किस्से किसके थे? वो किस्से थे महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, बाजीराव पेशवा के, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के। तो ये किस्से जब वो बच्चों को सुनाने लगे, तब बच्चों को भी लगने लगे यार हमने कुछ तो भी करना चाहिए भाई। अभी ये देखो, ये जो बच्चे थे, इनके किसी के घर में राष्ट्रभक्ति की परंपरा नहीं है। मतलब अभी कैसा डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, पॉलिटिशियंस की तो कितनी पीढ़ियां, 70 साल से एक ही घराना हमारे देश में राज कर रहा है। ऐसा नहीं था ना तब। उनके साथ के जो दोस्त थे उनको पता नहीं बंदूकें कैसी चलानी है, चाकू कैसा चलाना है, क्या पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कभी ऐसे करने की नौबत ही नहीं है भाई। इतने साल से अंग्रेज राज कर रहे हैं, अंग्रेज शिक्षा दे रहे, वही हम लेके काम कर रहे हैं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है, इस किस्सों की बदौलत सावरकर जी ने उनके मन में भी पिरोया स्वतंत्रता का, और ये सब भगूर में मित्र मेला नाम से एक सेटअप कर दिया। और जो भाई थे उस भाई के हाथ में ऑर्गेनाइजेशन दे दी। सावरकर चले नासिक में। अभी देखो, सावरकर भगूर में ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, मित्र मेला नाम से नासिक में चले जाते हैं। उसके बाद वो नासिक में आए, नासिक में अभिनव भारत नाम से ऑर्गेनाइजेशन सेटल की। गोदावरी के पास तिलभांडेश्वर नाम का एक मंदिर है, उस मंदिर के आसपास एक रूम लिया था उन्होंने, वहां पे उनके किस्से चलते थे सारे। और वहां पे वो जो उनका कमरा था, उस कमरे की जो दीवार थी ना, उस दीवार पे मतलब उस समय
आदत थी कि रानी विक्टोरिया, राजा चार्ल्स एडवर्ड, उनके फोटो लगाए जाए, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। महाराणा प्रताप, शिवाजी, बाजी प्रभु, बाजीराव, इनके सबके फोटोज लगे थे। इंडियन इंडिया सब हार्डकोर है वो। तो वो सब लगा था, और उसके बाद एक एक शनिवार रविवार उन सब की कहानियां सावरकर बताते चले गए। अच्छा। और वहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन इतना बढ़िया है। एक लड़का था, उसका नाम था गोविंद आबाजी दरेकर। वो पहले लावणी, एक मराठी में सॉन्ग का प्रकार है, एक गाने का प्रकार है जो श्रृंगारिक नृत्य रहता है, उस पर लावणी होता है। तो लावणी लिखने वाला एक गोविंद नाम का लड़का था। उसके पैर से वो अधूरा था, उसके पैर चलते नहीं थे। तो वो नासिक के आसपास के जो लावणी मंडल थे उसमें जाता था और लावणियां लिखता था। और विनायक जब नासिक में आया और नासिक में विनायक के साथ उसकी दोस्ती हो गई, वो विनायक के साथ रहने लगा। लावणी लिखने वाला कवि गोविंद विनायक के साथ रहते रहते उसने लावणी लिखना भूल गया, वो स्वतंत्रता की गीतें लिखने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन इससे कहते हैं। पहले लावणी लिखता था, अब वो पोवाड़ा लिखने लगा। पोवाड़ा मराठी में एक काव्य प्रकार है जिसे हम कहते हैं कि जो शूरवीर लोग होते हैं उनके पराक्रम की गाथा पोवाड़ा में लिखी जाती है। हिस्टोरिक सॉन्ग बोल सकते हैं। हाँ, हिस्टोरिक वो लिखने लगा वो। और वो उसकी कविता इतनी मतलब पावरफुल होने लगी कि वो कहने लगा कि भाई युद्ध करने से ही स्वतंत्रता मिलेगी, अगर युद्ध नहीं करोगे तो स्वतंत्रता कहां से मिलने वाली है। ऐसा पूरा उसका व्यक्तित्व बन गया। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ सावरकर की वजह से। अभी भगूर और नासिक में ऑर्गेनाइजेशन सेट है, सावरकर चले गए पूना में। देखिए वो किसी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कभी ऐसे लिप्त नहीं हुए, सेट कर दिया, किसी के ऊपर दे दिया और आगे चले गए, निकल गए। तभी होता है, नहीं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम अटके पड़े ना तो फिर वो काम नहीं होता है। भगूर सेट हो गया, नासिक सेट हो गया, आगे पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में रहने लगे। फर्ग्यूसन कॉलेज का जो विद्यार्थी थे वहां के सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करना, फिर सैटरडे संडे का। फर्ग्यूसन कॉलेज में आने के बाद एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ कि अभी देखो शिवाजी महाराज का जो पूरा इतिहास है, उनके जो सारे फोर्ट्स है वो पूना के आसपास है। मतलब ऐसा शनिवार वाड़ा है और उसके सामने लाल महल है, बराबर। उसके बाजू में सिंहगढ़ है, शिवाजी महाराज का जन्म स्थान शिवनेरी है। थोड़ा आगे कोल्हापुर के पास गए तो बाजी प्रभु का पन्हाड़, वो सब है। तो शिवाजी महाराज का इतिहास पूना के अगल बगल में है। तो वो इतिहास बच्चों को बताना है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने 300-350 साल का मुसलमानों का आक्रमण खत्म किया और स्वराज का बीज बोया, बराबर। अभी हमको ब्रिटिशों को उखाड़ के फेंकना है, स्वराज लाना है, तो प्रेरणा किसकी देनी है? शिवाजी की प्रेरणा देनी है, जो प्रेरणा लोकमान्य तिलक दे रहे थे। सुनिए, अभी लोकमान्य तिलक ने भी पहले क्या किया, गणपति और शिवाजी दोनों को लेकर, सावरकर जी ने शिवाजी पकड़ा और वो जो कॉलेज के बच्चे थे उनको सैटरडे संडे लेके चले सिंहगढ़, उनको लेके चले पन्हाड़गढ़, उनको लेके चले शिवनेरी, और उस किले में जाकर शिवाजी महाराज का इतिहास उस जगह पे कि भाई ये वो जगह है, वो बाजी प्रभु और उसकी सेना निकल गई है। बारिश आए, मतलब रात में निकले थे ना बाजी प्रभु शिवाजी महाराज को लेकर, पूरा बारिश है, 22 घंटा पैर में चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, और पूरा बारिश के रास्ते से पन्हाड़गढ़ से विशालगढ़ गए। बाजी प्रभु बीच में मर गए, लेकिन शिवाजी महाराज किले पर पहुंचे। ध्येय था राजा किले पर पहुंचना। देखिए स्टोरी लाइन क्या जा रही है कि अपने ध्येय के लिए, मतलब पन्हाड़गढ़ टू विशालगढ़ ये ध्येय है, राजा को गढ़ पे पहुंचाना ही अपना ध्येय है। बीच में कितने भी मावड़े चले जाए कुछ नहीं, आज हमारा ध्येय वो है। देश की स्वतंत्रता ये ध्येय है, ब्रिटिशों को उखाड़ देना ये ध्येय है। हम धारा तीर्थी पड़ गए, हम मर गए तो कुछ नहीं है, हम कुर्बान हो जाएंगे, हम हुतात्मा हो जाएंगे, ये उनको बताने लगे। और ये जब बताने लगे तो पूना में भी गजब हो गया। फिर वो चिंगारी लग गई। लोकमान्य तिलक को पता चल गया कि भाई एक बंदा है यहाँ पे। तो लोकमान्य तिलक का ध्यान गया सावरकर के पास। तो तिलक जी तो ऐसे लड़कों को ढूंढ ही रहते। तो तिलक जी के पास एक योजना थी। उनके एक दोस्त थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो लंदन में बसे थे। वो लंदन में इंडिया हाउस नाम का उन्होंने एक मतलब एक बड़ा सा मकान ले लिया था। और उस मकान में वो चाहते थे, देखिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सावरकर जी की जिंदगी का। अगर वो लंदन नहीं जाते तो वो 50 साल अंडमान में नहीं जाते। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि सावरकर जी एक अकेले इंसान है जिनको 50 साल की सजा क्यों दी। बाकी एक भी क्रांतिकारी नहीं है उस जमाने में जिसको
25-25 साल, मतलब 2 उम्र कैद की सजा। ऐसा किसी को नहीं है, ये अकेले सावरकर है उनको दिया। भाई ये क्यों दिया, ये सवाल नहीं लोग करते। लोग क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ माफीनामे लिखो और छूट गए। अरे लेकिन 50 साल की सजा अंग्रेजों ने क्यों दी, ये सोचो ना। ये सोचना अभी स्टार्ट हो गया। ये क्यों हुआ? जो श्यामजी कृष्ण वर्मा बैठे थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा को चाहिए थे युवा लोग, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों ने लगाया था शस्त्रबंदी का कानून कि तुम बंदूक के हाथ में नहीं ले सकते भाई। अभी भारत में तो बंदूकें नहीं मिलेगी, तो फिर क्रांति कार्य कैसा चलेगा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने तिलक जी से बात की, और तिलक जी को ऐसे लगा कि महाराष्ट्र के नासिक में, पूना में, भगूर में, और मैं आपको पूरी मतलब शिद्दत से ये बात कहूंगा कि सावरकर जी महाराष्ट्र में सिर्फ पूना, नासिक और भगूर में सीमित नहीं थे। महाराष्ट्र के लगभग 20 से अधिक इलाकों में उनकी शाखाएं फैल चुकी थी तब तक। वो गुप्त शाखाएं थी, ब्रिटिशों को उसके बारे में पता नहीं था। उसके अधिवेशन होते थे समय समय पर, सावरकर जी के क्रांतिकारी लोग वहां जाते थे। अभी इनको कुछ तो भी काम देना है। देखिए, अपनी पार्टी को अगर काम नहीं दिया, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को काम नहीं दिया, तो पार्टी का क्या होता है, ये महाराष्ट्र में हमने देखा। नेता ही गायब है 2.5 साल, नेता ही गले में पट्टी पहन के बैठा है, तो क्या होता है हमने देखा। ये नहीं होना चाहिए, वो भी रात रात में। हाँ, वही तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि भाई विनायक, अभी तेरा समय आ चुका है, तू भारत में मत रह, तू लंदन चला जा। तो सावरकर जी लंदन जाने के लिए निकले। उनकी एक परीक्षा ली थी लोकमान्य ने, तब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था। तो तिलक जी ने कहा कि पार्टीशन हुआ है, उन्होंने भी कुछ आंदोलन शुरू किए थे, उस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या लगता है? तो सावरकर जी ने कहा कि आप मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो सावरकर जी ने तय किया था कि पूरे भारत, मतलब तब का अखंड भारत में अंग्रेज लोग जो पैसा कमा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा उनके कपड़ों का पैसा है। मतलब वो उनके कपड़े इधर लाते हैं, वो बेचते हैं। मतलब कॉटन जो पिकता था, कॉटन भारत में पिकता है, इधर यहाँ तैयार हुआ कॉटन वो वहां लेके जाते, उसका कपड़ा बनाते हैं, यहाँ लाते और बेचते, वो तो ब्रांडिंग करके वापस बस यहाँ लेके आते। तो वही उनको अभी ये उनका कपड़े का जो व्यापार है वो बंद करना है। तो सावरकर जी के मन में कल्पना है कि अभी विजयादशमी आ रही है, दशहरा आ रहा है, दशहरे के हम क्या करते हैं कि रावण को जलाते हैं। ब्रिटिश कपड़ा के रूप में इस साल हम रावण को जलाएंगे। और उन्होंने पूना में, अभी देखिए, उन पुणे के लोगों ने वो जो कपड़ा है वो जेब में से पैसे देके खरीदा है। अभी हमको अगर किसने बोला कि भाई तुमने खरीदे हुए कपड़े हमको दे दो, हम पूछेंगे क्यों चाहिए, सामने वाला कहेगा जलाने के लिए चाहिए, हम देंगे। आज के एज में तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। तो वो तब के 100 साल पुराने पुणे करते, वो देते सावरकर जी को। सावरकर जी का ये टैलेंट है भाई, 3 मतलब बैलगाड़ा कहते हैं ना, 3 बड़े बड़े कार्ट्स, बुलक कार्ट्स भरकर कपड़े जमा किए इस बंदे ने। और अखंड भारत की पहली होली जलाई विजयादशमी की। ये करने वाला ये पहला बंदा। और ये किया, ये करने के बाद एक बख्शिश मिला, एक तोहफा मिला सावरकर जी को, जिस फर्ग्यूसन कॉलेज में वो रहते थे, जिस फर्ग्यूसन कॉलेज के वो पूरे कैंपस में वो रहने वाले थे। उनकी वो जो शिक्षा अध्ययन का जो काल था, उनके प्रिंसिपल में उनको खत लिखा कि भाई तुमको हमारे कॉलेज की तरफ से तोहफा मिल रहा है, आज से फर्ग्यूसन कॉलेज की कैंपस से तुम्हारी हम छुट्टी कर रहे हैं। उनको निकाल दिया था, उनको निकाल दिया कॉलेज से। उनको फाइन भी लगाया, फाइन लगाया, कॉलेज से निकाल दिया। अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम में आती है। उनके सारे कार्यकर्ताओं ने फाइन जमा किया, वो फाइन भर भी दिया, 5 रुपए बचा हुआ फाइन अभी बच्चों को मिल रहा है, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं किया, बचा हुआ फाइन लोकमान्य तिलक के पूरे उनके स्वतंत्रता के आंदोलन में आहुति करके दे दी। ऐसे है सावरकर, इतना निष्प्रोह व्यक्तित्व है उनका। और लोकमान्य जी को लगा कि अभी भाई बच्चा तैयार है, इसको भेजो लंदन, और लंदन भेज दिया। और लंदन के 4 सालों में सावरकर जी ने जो किया, ब्रिटिश हक्के बक्के हो गए। मतलब लंदन में जब सावरकर गए तो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में एक लिखा है, वो ऐसा है कि ही इज अ फायर बॉर्न यंग मैन,
विनायक दामोदर सावरकर इज अ फायर बॉन्ड यंग मैन, ऐसा लिखा है कि भाई इससे बच के रहना। और लंदन के चार साल में सावरकर ने जो क्रांति की, वो क्रांति उनके 50 सालों की सजा का कारण बनी। वो क्रांति बड़ी मायने रखती। क्रेजी, मतलब उधर से ही सब मेनली स्टार्ट हो गया था, यस ऐसे बोल सकते हैं। और मुझे ये पता है कि उन्होंने उधर से गन्स इंपोर्ट करके इंडिया में लाए थे। हाँ, सिर्फ गन नहीं, मतलब अभी ये अगर मैं बताऊंगा तो ये लगभग 40 से 50, मतलब इस पर लंदन के 4 सालों पर एक पॉडकास्ट हो सकता है। इतने किस्से काफी है। मैं 5-6 बातें बताता हूँ कि क्या क्या प्रमुख किया। मैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो बोला, उसकी किताब सावरकर जी ने लंदन, मतलब पहले क्या, मतलब कितना बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊं, जिस बोट में वो बैठे कि अभी लंदन जाना है, 10-15 दिन का मेरा जर्नी है, उस जर्नी में एक हरनाम सिंह नाम का लड़का था, हरनाम सिंह अरोरा, वो रो रहा था, उसको वो सारे अंग्रेज लोग चिढ़ा रहे थे। हरनाम सिंह था, उसके मतलब सिर पर वो पगड़ी पहनी थी सिखों, वो हंस रहे थे उस पर कि ये क्या पहना है वगैरह। तो वो रोने लगा, सावरकर जी को कहने लगा कि भाई अभी बोट में इतने से अंग्रेज है और वो मेरे को हंस रहे, तो उनके देश में जाके तो वो क्या करेंगे मेरे से, मैं नहीं जाऊंगा, मैं चला जाता हूँ वापिस। सावरकर जी को निकाल दे, फिर पगड़ी निकाल दे। वो कहा पगड़ी कैसे निकाल दूं, मेरे वो तो धर्म का अभिमान है, मेरा धर्म कैसे छोड़ सकता हूं मैं। तो सावरकर जी ने कहा हाँ, धर्म नहीं छोड़ सकते ना, अरे तो फिर ये धर्म तुझको जिसने दिया, जो धर्म का तू अभिमान आज बता रहा है, वो धर्म इस मिट्टी में आज तक जीवित है, क्योंकि ये मातृभूमि है भाई। वो मातृभूमि गए 100 साल से परतंत्र है, तो क्या करोगे। मातृभूमि की तुम्हें चिंता नहीं है, तुम्हें तुम्हारी माँ की चिंता है, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की चिंता है, मातृभूमि की चिंता नहीं लगी रहती है। वो हरनाम सिंह को ये पता ही नहीं चला। वो उसने लिखा है कि भाई सावरकर जी ने ये मुझे कहा, उसके पहले मैं मेरा खुद का परिवार, मेरी पत्नी, मेरी माँ, इनके बारे में सोचता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मातृभूमि रहती है, मातृभूमि की चिंता हमें करनी चाहिए। वो कहने लगा कि ये विचार मेरे मन में आया और मेरा दिमाग फिर इतना काम करने लगा। मैं सावरकर को कहा कि भाई तुम जो कहेंगे वो मैं आज से मातृभूमि के लिए करूंगा। और आपको यकीन नहीं होगा, सावरकर जी ने उसको अभिनव भारत की शपथ मुंबई से लंदन के उसके प्रवास के दरमियान हवाई, मतलब वो जहाज पर, बोट पर दी है। बोट पर उसे अपना क्रांतिकारी बना लिया, क्रांतिकारी साथीदार। उसके बाद लंदन गए। उसके बाद जाने के बाद ग्रेज इन में मतलब वो बैरिस्टर होने के लिए गए थे, बैरिस्टर की शिक्षा शुरू की। उसके बाद वो लंदन की पार्लियामेंट में जाके बैठते थे। पार्लियामेंट में इसलिए जा रहे थे कि उनको पता कर लेना था कि ब्रिटिशों का पूरा ये राज्य कारभार चलता कैसा है, इसलिए पार्लियामेंट में। अभी पार्लियामेंट में कैसे गए ये हमको सवाल आना, क्योंकि वो कुछ पत्रकार तो नहीं थे, वो एक विद्यार्थी के तौर पर गए थे। ये बहुत बड़ी कहानी। इसका किस्सा ऐसा है कि जब लोकमान्य तिलक से मिलकर पुणे से निकले, तो तिलक जी ने एक पेपर दिया हाथ में, बोले कि घर जाके पढ़ना। उन्होंने आशीर्वाद लिया, घर गए और पेपर निकाला। उस पर लिखा था कि आज से विनायक दामोदर सावरकर नाम का लड़का केसरी, ये मराठी अखबार का, और मराठा ये अंग्रेजी अखबार का, लंदन का वार्ताहर बन के लंदन में काम करेगा। और नीचे हस्ताक्षर थे बाल गंगाधर तिलक। स्मार्टली प्लेड यार, स्मार्ट। कितनी परफेक्ट योजना होगी ना इनके मन में। अभी ये दिखाया कि भाई मैं तो वृत्तपत्र का प्रतिनिधि, अखबार का प्रतिनिधि करके आया हूँ, मैं तो यहाँ पे सुर्खियां लेने के लिए आया हूँ। मेरा काम है वो कलेक्ट करना और निकल जाना। जाके बैठने लगे हाउस ऑफ कॉमन में, पूरी जानकारी ले ली और उसकी एक किताब बनी, जिसे मराठी में लंदन की बातमी पत्र कहते हैं। उसकी एक किताब बनी। उसके बाद वो जो इंडिया हाउस में रहने लगे, वहां पे उनके कुछ दोस्त थे। वहां मदन लाल धिंगरा था, वहां पे सेनापति बापट थे जो महाराष्ट्र के थे, वहां पे वीवीएस अय्यर थे, वहां पे मैडम कामा थी। ये सब बंदों के साथ काम शुरू किया। एक दिन मैं कहा कि भाई अभी लंदन में हम है, लेकिन भारत में हमारे क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ तो भी काम देना पड़ेगा ना। तो बॉम्ब बनाने की गतिविधियां लानी पड़ेगी। उसका काम उन्होंने सौंपा सेनापति बापट पर। अभी बॉम्ब तो लंदन में नहीं मिल रहे थे, उसके लिए जाना पड़ता था रशिया। तो सेनापति बापट को सावरकर ने रशिया भेजा। रशियन क्रांतिकारी जो थे उनसे बॉम्ब बनाने की गतिविधियां लेके आए। अभी वो थी रशियन भाषा में, उसको ट्रांसलेट करना बड़ा जरूरी का काम था।
तो इसके लिए भी रशियन भाषा उनको आती नहीं थी, तो सेनापति बापट जी की एक फ्रेंड थी, अना घोष उसका नाम था, उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद उसको जब बुलाने के लिए गए तो हुआ यूं कि उनको पता चला कि इसकी तो एग्जाम है 3-4 दिनों में, और हमको तो ये ट्रांसलेट करके चाहिए, कैसा होगा? तो उन्होंने, नहीं मेरे को तो ये चाहिए, मेरे देश की स्वतंत्रता का सवाल है, मेरे को ये चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, आप मतलब विश्वास नहीं रखेंगे, इस देश की स्वतंत्रता के लिए वो रशियन मैनुअल्स ट्रांसलेट करने के लिए अना घोष ने उसकी एग्जाम टुबोई, वो गई नहीं एग्जाम को। 3 दिन वो सेनापति के साथ बर्लिन गई। बर्लिन में उसने वो 51 पेजेस थे, वो ट्रांसलेट करके 20 पेजेस में उसकी एक बॉम्ब मैनुअल बनाई। वो बॉम्ब मैनुअल लेके सेनापति आए इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस की तीसरे माले पर प्रिंटिंग का सामान रखा था। सावरकर जी ने वहां पे, चतुर्भुज आमीन नाम का उनका आचार्य था, खाना बनाने वाला था, वो अनपढ़ था, उसको अंग्रेजी आती नहीं थी। उस अंग्रेजी ना जानने वाले इंसान से उन्होंने उसकी प्रतियां छपवाई। अगर पढ़ा लिखा बंदा देते ना तो वो छापता नहीं कोई, अरे बॉम्ब बनाने का मैनुअल है, मैं क्या छापू, मेरे ऊपर कुछ तो भी आ जाएगा। वो छपवाया, फिर सेनापति बापट के साथ और 2 लोगों को भेजा। वो सीधे हिंदुस्तान नहीं आ सकते थे, वो वहां से 3-4 देश घूम के, मतलब वो जर्मनी गए, जर्मनी के बाद चाइना गए, चाइना के बाद वो पौंडीचेरी आए, पौंडीचेरी के बाद वो पुणे आए, और लोकमान्य तिलक को उन्होंने, वो हेमचंद्र दास नाम था उस क्रांतिकारी का, उन्होंने वो बॉम्ब बनाने का मैनुअल्स दिया। उसके बाद मतलब ये ऐसा घूम फिर के यहाँ पे आया, और लंदन से सेनापति यहाँ आए, मतलब हेमचंद्र दास और सेनापति दोनों आ गए, और लोकमान्य तिलक के सामने पुणे में बॉम्ब का टेस्टिंग हुआ। बॉम्ब अच्छा चल रहा है ये पता चला। फिर पुणे से ये सब 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें सब क्रांतिकारी गए। अभी भारत में सावरकर की जो फौज थी महाराष्ट्र की, वो सारी गई सूरत में। सूरत में बंगाल के क्रांतिकारी आए, बंगाल के क्रांतिकारियों को ये बॉम्ब बनाने के मैनुअल्स ट्रांसफर किए गए, और बंगाल के क्रांतिकारी मैनुअल्स लेके बंगाल गए, और भारत में पहला बम मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड नाम के न्यायाधीश के गाड़ी पर फोड़ा। वो लड़का था 18 साल का खुदीराम बोस। और ये बॉम्ब बनाने का, मैनुअल्स बनाने का, ये जो पूरा प्लान किया था, वो प्लान करने वाला था विनायक दामोदर सावरकर। बॉम्ब रशिया से लाने से फोड़ने तक अंग्रेजों को कुछ भी पता नहीं चला, बिल्कुल भनक नहीं। इसलिए सावरकर के नाम से खौफ था, इसलिए सावरकर के नाम पे डर। उसके बाद बॉम्ब फटने लगे, फिर 21 पिस्टल्स भेज दिए किताबों के आकार में काट कर, वो भेजने लगे। उसके बाद मैजिनी का चरित्र लिखा उन्होंने, मैजिनी की वो मैजिनी का जो चरित्र उसका अनुवाद किया, वो भारत में भेज दिया। वो भारत में भेजने के बाद यहाँ पे चमत्कार हो गया, वो चरित्र रहना रहा बाजू में। उसका जो उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था, उसकी जो प्रस्तावना लिखी थी, वो 21-22 पान की थी। वो यहाँ के सारे उनके क्रांतिकारों को मुखोद्गत हो गई, हक्के बक्के हो गए अंग्रेज की, चल क्या रहा है, बंदा लंदन में बैठा है और भारत में काम चल रहा है। उन दिनों लंदन में एक बात खलबली मच गई, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, इस पर पाबंदी लगाने के लिए वो अधिकारी उन्होंने रखा था, जिसको मदन लाल धिंगरा ने बाद में मार दिया। तो मदन लाल धिंगरा लंदन में आकर भी हमारे अधिकारियों को मार रहा है। उसी के दौरान भारत में, नासिक में वो जैक्सन को मार दिया, अनंत लक्ष्मण का ने, वो 17 साल का बच्चा था। ये सब जब होने लगा ना, तब अंग्रेज लोग मतलब इतने परेशान हो गए कि भाई अब ये बंदा अगर सलाखों के पीछे नहीं जाता है तो 4-5 साल में हमको ये देश छोड़ना पड़ेगा। और सावरकर, मैं ये तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि सावरकर जी अगर 5 साल और बाहर रहते, 5 साल और अगर मुक्त रहते, स्वतंत्र रहते, तो हमारी स्वतंत्रता काफी नजदीक आ सकती थी। लेकिन 1920 के बाद ऐसे चक्र उल्टे फिर गए, और एक तथाकथित अहिंसावादी नेता के हाथ में इस देश के सूत्र चले गए, जिस नेता ने कभी भी इस देश के हित का नहीं सोचा। बट आई फील गांधी इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि मेरे को अभी तक हमें समझा ही नहीं है व्हाई वाज ही लाइक दैट। मैं एक बात बताता हूँ, एक बात में, गांधी जी ने स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला अनशन किया। वो अनशन था 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने चाहिए इसलिए, और वो अनशन उन्होंने किया, इसलिए नाथूराम ने गांधी जी को मार दिया। अभी मुझे बताओ, गांधी जी का ही स्वतंत्रता मिलने से पहले का स्टेटमेंट है कि इस देश को अगर स्वतंत्र मिलेगा
तो वो खंडित देश को नहीं मिलेगा, अखंड भारत को मिलेगा। और अगर पाकिस्तान बन रहा है तो पाकिस्तान मेरी लाश के ऊपर से बनेगा। ये कहने वाले गांधी जी स्वतंत्रता मिलने के 1 साल में इतने पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अनशन इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दीजिए। बट फॉर व्हाट रीजन एग्जैक्टली, ये रीजन नहीं, क्यों था? बंटवारा जो हुआ, बात ये थी कि बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद ऐसा तय हुआ था कि भारत की जो जो प्रॉपर्टीज है, मतलब भारत के सरकार के पास जितने पैसे हैं हाँ, उसमें भी बंटवारा हो। मतलब सरकारी के दफ्तरों में जितने पंखे हैं, जितने टीवी है, जितने टेलीफोन है, उस सब का बंटवारा हुआ। तो आधा उधर चला गया, इधर आ गया, वो उसका एक प्रपोर्शन नक्की हुआ था। हाँ, तो उस प्रपोर्शन के हिसाब से समहाउ अमाउंट पाकिस्तान को देनी थी। उसकी 10-20% अमाउंट पाकिस्तान को दी चुकी थी, थोड़ी अमाउंट बची थी। लेकिन जो अमाउंट पाकिस्तान को दी, उन्होंने क्या किया, उसी अमाउंट से लेकर, उस पैसे से लेकर, जैसा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता डिक्लेयर हुई, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर कश्मीर पर हमला कर दिया। उसी पैसे से उन्होंने अमेरिका से वेपन्स खरीदे और हमला कर दिया पाकिस्तान ने कश्मीर पर। तो वो पीओके का पूरा मसला तैयार हो गया। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि आप प्राइम मिनिस्टर है, मैं गृह मंत्री हूं, मेरा कहना है कि अगर 55 करोड़ रुपए हम पाकिस्तान को दे देंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा, उस 55 करोड़ से फिर से वेपन्स खरीदेगा और वो वेपन्स लेके फिर कश्मीर पर अटैक कर देगा। और गांधी जी तो कह रहे हैं कि मेरा मानना है बॉर्डर पे सेना रखने की जरूरत ही नहीं है, तो 55 करोड़ रुपए क्यों देना है। हालांकि हमें पता है हम देंगे उनको, लेकिन हम पाकिस्तान से कुछ समझौते कर लेंगे कि हमने आपको पैसे दिए, पैसे देने के बाद आप हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। जो पीओके ऑक्यूपाइड है, वो ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कब्जा है वो आप छोड़ देंगे। ऐसी कुछ शर्तें लगाकर हम देंगे ना 55 करोड़ रुपए। गांधी जी मानने के लिए तैयार ही नहीं। गांधी जी को लग रहा है कि 55 करोड़ रुपए दे दे। तो जो महात्मा पहले कहता है कि भाई मेरी लाश के ऊपर से पाकिस्तान बनेगा, वो महात्मा स्वतंत्रता मिलने के बाद इतना पलट जाता है और वो कहता है कि पहले 55 करोड़ रुपए। ये क्या आइडियोलॉजी है? मेरे को वही बहुत कंफ्यूजन था इसके बारे में कि ये काफी बुरी आइडियोलॉजी है। अभी गांधी जी के कुछ ऐसे किस्से हैं जो जिसको सावरकर जी ने काफी विरोध किया है। सावरकर जी ने नेहरू को खत लिखा है भाई कि नेहरू जी ये जो आप कर रहे हैं ये काफी बुरा कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। इवन नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर बने, ही इज एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैं कहूंगा। कांग्रेस का जो अंतिम चुनाव हुआ, उस अंतिम चुनाव में 15 कमिटियां थी, 15 प्रांतों की 15 कमिटियां थी। उस कमिटियों से सुझाव मंगवाए गए और उस कमिटियों से जो सुझाव मंगवाए गए, इलेक्शन मतलब वो इलेक्टोरल मेरिट पे था पूरा। और वो 15 में से 12 जो कमिटियां थी, उन्होंने उनका वोट प्राइम मिनिस्टर के लिए दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सिर्फ 3 वोट थे जवाहरलाल नेहरू को और 15 में से 12 वोट मिले थे वल्लभ भाई पटेल को। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है वोट अगर सरदार के पलड़े में, फिर भी देश का प्रधानमंत्री जवाहर होना चाहिए। तो बहुत और जवाहर जी को ये बताया गया कि जवाहर तेरे पक्ष में वोट नहीं है, तू अपनी मांग छोड़ दे प्रधानमंत्री बनने की या फिर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दे। जवाहर जी ने नहीं माना ये। गांधी जी कह रहे हैं कि जवाहर ऐसा है, जिन्ना मुस्लिम लीग कह रही कि ऐसा है, तुमको वोट्स नहीं मिले। देश चाहती है सरदार वल्लभ भाई को प्रधानमंत्री बनना है। जवाहर ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कश्मीर ऊपर का जो हिस्सा है वो अलग कर दो, पाकिस्तान एक हुआ, कश्मीर अलग हुआ, बाकी हिंदुस्तान अलग कर दो, मुझे कश्मीर का प्रधानमंत्री। ये क्या मांग है मुझे आप बताइए। इसका विरोध करने वाले 2 आदमी थे उस समय इंडिया में, एक थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और एक है विनायक दामोदर सावरकर। ये 2 सिर्फ बंदे ऐसे हैं, 2 महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन नहीं सुनी भाई। मुझे बताइए गांधी जी का एक भी अनशन इसलिए नहीं है कि मतलब जब गांधी, अभी ये तो बात मैंने जब पढ़ी ना तब मैं हक्का बक्का हो गया। जब 55 करोड़ के लिए अनशन गांधी जी ने शुरू किया तो वो अनशन छोड़ने के लिए जवाहरलाल जी, कांग्रेस की कमेटी गई उनके पास। उन्होंने कहा कि गांधी जी हम पैसे दे देंगे, आपकी जान खतरे में है, आप अनशन छोड़ दीजिए, फलाना ढिमकाना, ये सब कहने लगे। गांधी जी ने जूस पिया, अनशन छोड़ दिया।
55 करोड़ रुपए दे दिए। उसके बाद किसी ने जवाहर को पूछा कि भाई नेहरू जी, गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया, उनकी बात आपने मानी और 55 करोड़ रुपए दे दिए। वही गांधी जी स्वतंत्रता मिलने से कुछ समय पहले कह रहे थे कि मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान होना नहीं चाहिए, इसलिए गांधी जी ने कितने अनशन किए? गांधी जी का एक भी अनशन नहीं है। अखंड भारत के लिए गांधी जी ने इस देश में एक भी अनशन किया नहीं। मैं शॉक ये एक कड़वा सच है, ये सच हजम कीजिए। अभी मैंने सोचा कि ये है ही नहीं, एक भी अनशन नहीं है एक भी गांधी नहीं जी का। है। अखंड भारत मुझे चाहिए। 55 कोटी देने के लिए अगर कांग्रेस राजी होता है गांधी जी की जान के लिए, तो अखंड भारत के लिए जवाहरलाल क्यों नहीं राजी होते? गांधी जी 1 साल पहले अनशन करते तो आज ये अखंड भारत होता। जवाहर जी ने खुद कहा है कि अगर गांधी जी ये अनशन 1 साल पहले करते तो हम अखंड भारत की मांग लेते, अखंड भारत की मांग के लिए हम सब स्टैंड ले लेते। लेकिन गांधी जी ने अखंड भारत के लिए कभी अनशन ही नहीं किया। Why do we call him father of India? अरे बाप रे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतना इतना, और ये हमें बताया ही नहीं गया। ये हिस्ट्री इतनी छुपाई हुई है, साफ की है, मतलब ऐसा हीरो दिखाया गया है। और जो पाकिस्तान को दे दिया, मतलब 15 अगस्त 1947 को इट इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, 14 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त को भारत का एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे पाकिस्तान के एक शहर से एक ट्रेन आती है। वो ट्रेन उस स्टेशन पे रुकती है, काफी भीड़ है स्टेशन पे, उस ट्रेन में लोगों को चढ़ना है। वो स्टेशन मास्टर है, झंडा दिखाता है, ट्रेन रोकता है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ट्रेन से कोई उतर ही नहीं रहा। लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्यों नहीं उतर रहे बे लोग ट्रेन से। वो सारे रेलवे कर्मचारी आ गए, वो देखने लगे कि उतर क्यों नहीं रहा है। उन्होंने जब ट्रेन के कंपार्टमेंट्स में पैर रखा तो उन्हें ऐसा पता चला कि पाकिस्तान से आए हुए इस ट्रेन में 8 डिब्बे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हिंदुओं की लाशें भरकर भेजी दी है। और इस ट्रेन पे डब्बों पर लिखा था कि दिस इज गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस टू नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। यार, फॉर द रीजन आई से हिंदुत्व कहीं जाके बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में भी। ये इस गांधी जी को, इस नेहरू जी को हम हमारे पहले प्रधानमंत्री बना दिए, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता मान लिए, उसके बाद नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। कैसे आदमी थे देखिए ना। जो बंदा 14 साल की आयु में शपथ लेता है देश के लिए लड़ने की, उसको स्वतंत्रता के समारोह में दिल्ली में बुलाया भी नहीं जाता है। सावरकर मुंबई में थे, यहाँ दादर में शिवाजी पार्क में जो उनका घर है ना, उसके पीछे शिवाजी पार्क है। ऐसा सावरकर का घर है और उसके पीछे शिवाजी पार्क है। हाँ जी। शिवाजी पार्क में जो स्वतंत्रता का मतलब जो पूरा मनाया गया ना स्वतंत्र, उसके भी समारोह को नहीं बुलाया सावरकर जी। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में बुलाना चाहिए था सावरकर जी को, उतनी उनकी योग्यता थी। नेहरू अगर प्रधानमंत्री में तो सावरकर जी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए था। सावरकर जी अगर राष्ट्रपति होते तो पहला चाइना का जो हमारा वॉर हुआ, वो चाइना का वॉर हम बेशक जीत जाते, क्योंकि सावरकर जी ने 4 महीने पहले नेहरू को खत लिखकर कहा था कि भाई नेहरू, हिंदी चीनी भाई भाई ये जो तुम्हारा चल रहा है ना, ये खतरे से खाली नहीं है। चीन तुम्हें कभी भी मात दे सकता है और पाकिस्तान की मदद से तुम्हें मात दे सकता है। ये 6 महीना पहले, 4 से 6 महीना पहले सावरकर ने नेहरू जी को कहा है। नेहरू जी कहा नहीं, चाइना ऐसा कर ही नहीं सकता। और चाइना ने अटैक किया और हम हमारा भूभाग, कितना बड़ा भूभाग गंवाया उस युद्ध में। सावरकर जी का नहीं सुना। जब सावरकर जी का नहीं सुना तब तक इस देश को बहुत भुगतना पड़ा। इसलिए सावरकर जी का हिंदुत्व आज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय में गांधी जी हिंदुओं के विरोध में थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो उनके कई चरित्रकारों ने ऐसा लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू काफी उनके व्यक्तित्व पर काफी अंग्रेजों की छाया है। वो एक जीते जागते अंग्रेजी हिंदू है कि जिन पर पूरा अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव। ऐसे थे जवाहर जी।
और इनको हमने प्रधानमंत्री बना दिया, और सावरकर जी जैसे सच्चे देशभक्त को ये नहीं बोल सकती हमने बना दिया, वो खुद बन गए। हाँ वो भी है। लेकिन आज भी हमको कहना पड़ता है कि वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते थे, हुआ करते थे, और वो होने से फिर काफी खलबली मच गई। बाद में उनके कुछ अगली पीढ़ी के लोग इस देश में आ गए और वो प्रधानमंत्री बनते रहे। इसलिए आज सावरकरवादी विचारों के लोग सत्ता पे चाहिए, सावरकरवादी विचारों की चाहिए, तभी ये देश अखंड होना चाहिए। ये जो सावरकर आपको लगता है अभी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो बन रही है उस पे इंडिया पे कुछ आँच आ सकती है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अभी भारत का जो नेतृत्व है वो काफी सक्षम है इस वक्त। मोदी जी मतलब अंग्रेजों को अंग्रेज जैसे सावरकर जी को डरते थे, वैसा खौफ है मोदी जी का पूरी दुनिया में। खौफ भी है और प्यार भी है। सो मूविंग ऑन, मतलब तो हम लोग हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे थे, तो एग्जैक्टली ये आइडियाज और ये फिलोसफीज कहाँ से स्टार्ट हो गई थी और कैसे आज यूज कर सकते हैं? बिकॉज आज मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंस है कि यूथ को पता चले हिंदुत्व एक रिलीजन नहीं है, बट बोल सकते कि आइडियोलॉजी है। सावरकर जी का जो हिंदुत्व है वो रिलीजियस नहीं है, वो पॉलिटिकल है। पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो पॉलिटिकल पॉलिटिकली हिंदुत्व के बाजू में खड़ा रहने वाला वो पहला नेता है। उसके पहले हिंदुत्व के बारे में, मतलब जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व पॉलिटिकल था, उनका राजनीतिक हिंदुत्व था। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की, इसलिए वो हिंदवी स्वराज्य था उनका। वो हिंदुओं के राजा थे, हिंदुओं के राजा बने वो पहले। सावरकर जी हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते थे, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत बड़ी रोचक है। उसका भी किस्सा एक जानने जैसा कि क्या हुआ। लोकमान्य तिलक जी का देहांत हो गया 1920 में। उसके बाद गांधी जी ने पूरा आंदोलन अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद सावरकर जी तब अंडमान से उनकी मुक्तता हो रही थी, मतलब सावरकर जी का ट्रांसफर हो रहा था अंडमान से। 1910 में उनको अंडमान लेके गए। उसके बाद 1921 तक वो अंडमान में थे। 11 साल के बाद सावरकर जी का ट्रांसफर किया रत्नागिरी में। 1924 तक वो रत्नागिरी के जेल में थे। इस समय में तुर्कस्तान का जो खलीफा है, उस खलीफा पर कब्जा कर ले रहे थे अंग्रेज, और उसकी जो सल्तनत थी वो उस सल्तनत पर अगर अंग्रेज लोग कब्जा कर रहे तो भाई उसकी सल्तनत पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं करना चाहिए। इसलिए भारत के मुसलमान चाहते थे कि हम अंग्रेजों का विरोध करें। अभी खलीफा किस देश का है भाई? तुर्कस्तान का। तुर्कस्तान में उसकी सत्ता रहे ना रहे, भारत के मुसलमानों को उससे क्या? भारत में अगर अंग्रेजों की सत्ता है तो उसको उखाड़ देने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों ने काम करना चाहिए ना। तुर्कस्तान का खलीफा, उसकी सत्ता चली जा रही है, उसके लिए भारत के मुसलमानों को दुख करने का क्या कारण है? वैसे तो कुछ भी कारण नहीं, लेकिन कारण है क्योंकि वो खलीफा मुसलमान है, और मुसलमान कौम की सत्ता अगर वहां से जा रही है तो हमको तो रोना पड़ेगा, हमको तो लड़ना पड़ेगा, ऐसी मुसलमानों की मांग। और गांधी जी ने भी कह दिया उनकी हाँ में हाँ भर के कि नहीं, मुसलमानों का मानना सही है, तुर्कस्तान के खलीफा के बचाव में हमको मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट दे दिया। अभी इसका परिणाम क्या हुआ देखिए। पहले तो ये आंदोलन चला अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद केरला में कई इलाकों में ऐसा होने लगा कि वो जो अंग्रेजों पर उनका रोष था वो धीरे धीरे आ गया हिंदुओं पर, और हिंदुओं को मारपीट शुरू हो गई। मतलब केरला में ऐसा होने लगा कि लगभग 10,000 हिंदुओं पर अत्याचार हुए इस खिलाफत आंदोलन के बीच। 10,000 हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे, हिंदुओं काटे जाने लगे, कई माताएं बहनों को काट दिया, कई उनको मार दिया। ये होने लगा और गांधी जी तक ये खबरें जाने लगी कि भाई आपने खिलाफत आंदोलन को हरा झंडा दिखाया है, लेकिन मुसलमान लोग अंग्रेजों से नहीं हिंदुओं से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका तो जिहाद उनको करना है। उनको क्या करना है? दारुल अरब से लेके दारुल इस्लाम तक सत्ता। मतलब ये आपको थियरी समझ लेना चाहिए कि कुरान में ऐसा पढ़ाया जाता है कि हम अब जिस जिंदगी में जी रहे हैं, जिस जमी पर मुसलमानों की सत्ता नहीं है, उस जमी को दारुल अरब कहते हैं, और उस जमी को
मुसलमानों की सत्ता में परिवर्तित करने के लिए जो संग्राम किया जाता है उसे जिहाद कहते हैं। सुनिए ध्यान से, मतलब दारुल अरब का रूपांतर दारुल इस्लाम में करने के लिए जो संघर्ष किया जाता है उसे जिहाद कहते हैं। और उस जिहाद करते करते जो मर जाता है, जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसे शहीद कहते हैं। तो हमारे जो भाई सेना पर अपनी जान की बाजी लगा देते ना, उनको हम कहते शहीद हो गए। शहीद ये उर्दू शब्द अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान होने के लिए जो बंदा जाता है उसको दिया है। हमारी सेना के जवान अल्लाह के लिए शहीद कुर्बान होते क्या? हुतात्मा बोलो, शहीद हुतात्मा बोलो, शहीद नहीं कहना चाहिए। तो हिंदुओं को मारपीट, हिंदुओं की काटछाट शुरू हुई, 10,000 हिंदू मारे गए इस आंदोलन में। और गांधी जी को जब ये कहा गया तो गांधी जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मुसलमान भाइयों की इसमें कोई गलती नहीं है। इसी आंदोलन के दौरान स्वामी श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल रशीद नाम के एक गुंडे ने मार दिया। और गांधी जी ने अपनी अखबार में अब्दुल रशीद का उल्लेख भाई अब्दुल रशीद के नाम से। नहीं नहीं, अब्दुल रशीद की तो कोई गलती नहीं है। अब मुझे बताओ, जो नेता देश का नेता होने जा रहा है वो नेता पूरा कंट्रोवर्शियल है, वो नेता हिंदुओं के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। तो पॉलिटिकली हिंदुओं के लिए बोलने वाला कौन है इस देश में? कोई नहीं है। इसलिए सावरकर, और इस समय सावरकर जी है जेल में, और ये जेल में सावरकर जी को ये खबरें आने लगी है। तो सावरकर जी ने जेल में होते हुए रत्नागिरी के वैसा अंडरग्राउंड उनका कमरा था, उस कमरे में हिंदुत्व नाम का ग्रंथ लिख दिया। और उस हिंदुत्व नाम के पुस्तक में सावरकर जी ने हिंदुत्व की पूरी आइडियोलॉजी बताई। 1924 के बाद 1937 तक सावरकर जी अंग्रेजों की सलाखों में थे, पर स्थानबद्ध किया था, रत्नागिरी में थे। और 37 के बाद जब उनकी पूरी मुक्तता हुई, मुक्तता के बाद सावरकर जी पहली बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। और उसके बाद लगातार 7 साल वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के हित के लिए वो काम कर रहे थे। जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ आपको, ये खिलाफत का आंदोलन तो एक मतलब छोटा सा पन्ना है। सावरकर जी जब 1937 में मुक्त हुए, तब हैदराबाद का जो निजाम था उसने कुछ फतवा निकाला था। उसमें कहा था कि हिंदू लोग हैं, वो उनके जो त्योहार है वो त्योहार रास्तों पे आके मना नहीं सकते। जैसे कि गणपति में हम जाते हैं बाहर, गणपति बिठाते हैं, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल रहता है, वो तो रास्ते पे ही रहता है। तुम वहाँ वो नहीं कर सकते। तुम किसी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर सकते, किसी मंदिर को बांध नहीं सकते। उसके बाद तुम दिवाली की दिए रास्तों पर नहीं जला सकते। जो सरकारी कागजात है, सरकारी कागजातों में तुम्हारी मातृभाषा नहीं बल्कि उर्दू भाषा में काम चलेगा। ऐसे कई हिंदुओं के विरोध में नियम उसने लगा। उसके बारे में कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। सावरकर जी की मुक्तता हुई, और सावरकर जी अकेले थे। उन्होंने नाथुराम गोडसे और सेनापति बापट जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा के लगभग 8,000 अधिकारियों को हैदराबाद भेज दिया, और हैदराबाद में पहला आंदोलन। और वो आंदोलन सावरकर जी ने जब किया, तब हिंदुओं को लगने लगा कि अरे हमारी जो भूमिका है, हमारा जो दुख है, हमारा जो दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, वो पीड़ा जानने वाला, वो पीड़ा समझने वाला कोई तो भी है भाई। गांधी जी के पास हम चले जा रहे हो, गांधी जी को कह रहे कि भाई हमारा ये दुख है, हमारे गांधी जी कह रहे कि गलती उनकी नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम सहन कर लो, तुम उनका प्रतिकार मत करो। मतलब पार्टीशन के बाद जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए, गांधी जी उन हिंदुओं को कहते थे कि आप वहीं क्यों मर नहीं गए, आपने वहीं रह के उनके शस्त्र झेल के मर जाना चाहिए। He was a very weird man यार। इतना गिरा हुआ इंसान में, मतलब गिरा हुआ है बोल कैटेगरी में आते हैं। अभी वो पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदू है, उनको रहने के लिए यहाँ घर नहीं है। तो जो मुसलमान लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उनके घरों में, उनके घर तो खाली पड़े थे ना, उनके घरों में वो हिंदू रहने लगे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, वो मुसलमान का घर है, वो किसी मुसलमान को ही मिलना चाहिए, हिंदू लोग वहां नहीं रह सकते, हिंदू लोग वहां नहीं रह सकते। ये क्या आइडियोलॉजी हुई? ये आइडियोलॉजी कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी है। दिस महात्मा इज अ कंफ्यूज्ड महात्मा, he is not Mahatma at all. Let's not call him Mahatma first. Yeah, not Mahatma at all. I really don't like. अभी मैं गांधी जी का जो मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, गांधी जी की बुराई करने के लिए नहीं, हिंदुत्व की बाजू लेने के लिए, हिंदुत्व की धुरा लेने के लिए नेता ही नहीं था।
गांधी जी की जो प्रार्थना होती थी, अभी प्रार्थना में एक किस्सा है गांधी जी की प्रार्थना का, बिरला भवन का। जिस बिरला भवन में नाथूराम ने उन पर पहला अटैक करने का प्रयोग किया था, बिरला भवन का एक किस्सा है। गांधी जी शाम की प्रार्थना के लिए गए और उनका एक नियम था कि वो जब प्रार्थना के लिए जाते थे तब गीता पठन जैसा करते थे। मुसलमान भाई उनकी प्रार्थना सुनने के लिए आए, उसके लिए गीता पठन के साथ साथ गांधी जी कुरान का भी पाठ करते थे। उन्होंने एक दिन संख्या ली, हाजिरी ली और पूछा, आज मेरी प्रार्थना में कुरान पाठ के लिए कितने मुसलमान आए हैं? सिर्फ एक हाथ ऊपर है। कितने हिंदू आए हैं? हजारों हाथ ऊपर है। एक मुसलमान के लिए हजारों हिंदुओं के सामने गांधी जी कुरान का पाठ करते। गांधी जी जिस मंदिर में उनकी प्रार्थना लेते थे, उस मंदिर में वो कुरान का पाठ करते। तो गांधी जी को किसी उनके अनुयायी ने कहा कि गांधी जी, मंदिर में अगर हम कुरान का पाठ कर रहे हैं तो चलिए हम मस्जिद में एक दिन आपका प्रार्थना रखते हैं और मस्जिद में हम गीता का पाठ क्यों नहीं करें? नहीं, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ये उनका। तो इस सारे सिनेरियो में हिंदुओं की खिदमत करने वाला, हिंदुओं के बाजू से जोर से बोलने वाला कौन नेता था इस देश में? वो एक ही नेता था, विनायक दामोदर। और वीर सावरकर कह रहे थे कि हिंदुओं, अगर तुमको पॉलिटिकली खड़ा रहना है, अल्पसंख्यकों, वो जो किस्सा है ना फिल्म में सावरकर जी, गांधी जी कहते कि अल्पसंख्यकों का दर्द आप नहीं समझते क्या? तो सावरकर जी कहते कि अल्पसंख्यकों का छोड़ दीजिए, जो बहुसंख्य है, उन्होंने गए 700 सालों में मुसलमानों से जो कुछ सहन किया है उसके बारे में कौन बात करेगा? जो नरसंहार इस देश में, उसका कौन बात करेगा? उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। जो अनजस्टिस हो रहा है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना नेहरू बात कर रहे हैं, ना गांधी बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस बात कर रहा है। तो हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं की मर्जी संभालने वाला कौन? पॉलिटिकली कोई नहीं है। तो सावरकर जी को खड़ा होना पड़ा। उसके लिए सावरकर जी को कहना पड़ा कि ये कांग्रेस को अगर आप वोट डालते रहोगे तो कांग्रेस तो मुसलमानों का ही पक्ष में काम करेगा। जो पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए उनको रोटियां देना, उनको प्रस्थापित करना, उनको घर देना भारत के सरकार का काम था ना। लेकिन भारत के सरकार ने उनको हेलीकॉप्टर से रोटियां फेंकी ऊपर से। हिंदुओं की ऐसी छावनी लगी थी और हेलीकॉप्टर से रोटियां फेंकी जाती थी और गरीब की तरह, भिखारी की तरह वो रोटियां हिंदू झेलते। ये क्यों हुआ इस देश में? हिंदुओं के बाजू से बोलने वाला कौन था? कोई नहीं था। इसलिए सावरकर को लगा कि हिंदू महासभा के रूप में हमने काम करना चाहिए। इसलिए सावरकर जी ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, और आज सावरकर को जो बदनाम किया जा रहा है वो हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को संभालने का काम, उसको लोगों के सामने रखने का काम सावरकर ने किया। उसका एक संगठन बन गया। मतलब वो जब रत्नागिरी में थे तो 1925 में उनको मिलने केशव बलिराम हेडगेवार आए थे। तो वो हेडगेवार उनसे मिलके नागपुर गए और 6 महीने के बाद उन्होंने नागपुर में आरएसएस की स्थापना कर दी। वो आरएसएस की स्थापना के बाद, अभी देखिए, आरएसएस की विचारधारा से हिंदुत्व का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा और उस आरएसएस की विचारधारा मूल में है। आरएसएस की विचारधारा के रूप पर एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ समय से भारत में सत्ता में है। वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, उसका मूल आरएसएस है और आरएसएस का मूल है वीर सावरकर, और वीर सावरकर की फिलोसॉफी हिंदुत्व है। सो अगर हिंदुत्व की फिलोसॉफी को दाग लगाना है तो हिंदुत्व की फिलोसॉफी जिसने लोगों के सामने लाई उस फाउंडर को दाग लगाओ, मतलब सावरकर को दाग लगाओ। इसलिए सावरकर के बारे में यह सब अनाप शनाप कहा जाता है कि तुम जिस हिंदुत्व की फिलोसॉफी पर आज चुनाव में लड़ रहे हो, आज जो हिंदुत्व तुम पॉलिटिकली बता रहे हो लोगों को, वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी बताने वाला सावरकर नाम का इंसान ही ऐसा था। तो वो तुम्हारी फिलोसॉफी कुछ गलत है। ऐसा मिस जजमेंट क्रिएट करने के लिए सावरकर जी के बारे में आज अनाप शनाप बात की जाए, इसीलिए उनको ट्रेटर और इसीलिए उनको ये सब कहा जाए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो हिंदुत्ववादी नहीं है। उनके खिलाफ एक बड़ी आइडियोलॉजी कौन सी है? हिंदुत्व की। उसको अगर मिटाना है तो उसका फाउंडर जो है सावरकर, उसके बारे में अनाप शनाप बातें करो। इसलिए तो पहला जो चुनाव इस देश में भी कितना डर है, देखो ना। पहला चुनाव हुआ, पहले चुनाव में सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया 100 दिन के लिए और उनसे लिख लिया कि पहले चुनाव में तुम, सावरकर जी, इस देश के पहले चुनाव में आप सरकार के विरोध में प्रचार नहीं कर सकते, आप चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते। इतना तो डर था नेहरू को सावरकर का।
उनको पता चल गया था कि अगर सावरकर जी हमारे विरोध में प्रचार करेंगे, अगर हिंदू एकजुट हो जाएंगे, तो भाई पहले चुनाव में ही हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो सावरकर जी को वही उनको ये कर लिया कि कह दिया कि आप नहीं हो सकते। जो बंदा, जो सेनानी इस देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे आगे होकर स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहा था, उसको स्वतंत्र नागरिक का जो बड़ा सम्मान है, मतदान का जो बड़ा उसका कर्तव्य है, जो उसका बड़ा हक है चुनाव का, उस चुनाव के हक से ही वंचित है। मतलब कितना कितना बुरा हुआ है हमारे देश। एंड अगर उनके हाथ से सत्ता फॉर्म होती तो आज इंडिया कहीं कहीं और होता, कहीं और होता, कहीं और होता। बहुत ब्यूटीफुल होता। बिकॉज जो 70 साल से हम लोग ने झेला है, अभी जाके कहीं सुधर रहा है 2014 से बोल रहे, एंड दैट इज समथिंग एल्स। वो हिंदुत्व तभी होना चाहिए था, एंड तभी होना। मैं मानता है ये क्या होता है, गलत आदमी गलत पोजीशन पे आ गया तो देश की कैसी वाट लगती है, ये हमने देखा है। इसलिए अभी हमको सही आदमी को सही पोजीशन पे बिठाना है। इस देश में जो युवा है उसका काम है सही आदमी को सही पोजीशन पे बिठाना। देखिए, जो जिसे हम मराठी में विंसू कहते, स्कॉर्पियो कहते, मुझे लगता है अंग्रेजी, वो अगर हमारे घर में आया तो उसको हम कुत्ते की तरह पालते नहीं है। उसको मार के घर के बाहर भेजना पड़ता है, उसको मार के घर के बाहर भगाना पड़ता है। सांप को भी हम पालते नहीं है, सांप को घर के बाहर उसकी जहाँ जगह रहती है उसको भेजना पड़ता है सांप को। तो सांप को पालने का काम हिंदुओं ने अभी नहीं करना चाहिए, ये मैं बार बार बताऊंगा। दुर्दैव से हमने वो किया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। मराठी में तुकाराम जी ने हमारे कहा है कि विंसू देवाऱ्यासी आला, देव पूजा नावडे त्याला, तेथे पैजाराचे काम अधमासी तो अधम। वहां पे हथौड़ी लेके उसको मारना पड़ता है, बुराई को मारना पड़ता है। रावण कितना भी आध्यात्मिक हो, कितना भी धार्मिक हो, वो तो शिव का उपासक था, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता था, ब्राह्मण था, पंडित था। फिर भी रावण की कर्मों ने रावण को जलाया। हर एक युग में ऐसा रावण आता है। उस रावण को नहीं जलाते हम, उस रावण की बुराइयों को जलाते हैं। बुराइयों को मिटाने का वक्त आ गया है। वो गाना है ना कि हर एक युग में एक ऐसा रावण आएगा कि आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग, बट वो एक तात्पर्य है कि वो आता है, मारना पड़ता है। रावण गया, उसके बाद कंस आया, कंस को मारना पड़ा। ऐसा हर युग में हुआ है। कंस के बाद दुर्योधन आया, दुर्योधन को सबको मारना पड़ा है भाई। 5 थे पांडव, 100 कौरवों को मार दिया उन्होंने, 100 कौरवों का नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन 5 अच्छे लोग देश बदल सकते हैं। क्यों ना 100 कौरव आजू बाजू में हो, लेकिन 5 अच्छे लोग, सत्व हाथ में लेने हुए लोग अगर देश के लिए लड़े तो देश बदल सकते हैं। देखिए ना, गांधी थे, नेहरू थे, लेकिन सावरकर अकेले थे जो अपनी आइडियोलॉजी कह रहे थे। वो बता रहे थे कि नहीं नेहरू, तुम गलत कर रहे हो। देश की जो सीमाएं रहती है ना, वो चरखा से नहीं बनाई जाती है। चरखा से जो तुम डोर बनाते हो ना, उससे, डोरी से नहीं बनाई जाती है, वो खून से बनाई जाती है। और उस खून से बनाई हुई सीमाओं पर इस देश का राज चलेगा। वो नहीं सुना नेहरू ने, उसके परिणाम हमने भुगते। भी अगर ऐसा नहीं होने देना है तो सावरकर की आइडियोलॉजी विचार में लानी चाहिए, कृति में लानी चाहिए, तभी देश बदले। दिल में बिठा लो भाई, दिल में बिठा लो। यही चाहिए। मैं वही सीख रहा है आजकल। मतलब आई एम वर्किंग ऑन दैट हिंदुत्व, बिकॉज उसका जरूरत है। जी जी जी। अगर मेरे जैसे युवा आगे जाके एक खतरा बताता हूँ। हम हिंदू लोग, मतलब ये मैं आखिरी मेरा ये मत रखूंगा कि हम हिंदू लोग कितने संभ्रम में जी रहे। देखिए, आज हमारे 15 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे, इनको हमारे धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं। इनको गीता पता नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि आप रोज बैठिए और यदा यदा ही धर्मस्य पढ़िए, लेकिन बेसिकली हमारे जो भगवान है, हर भगवान के हाथ में एक शस्त्र है। हर भगवान के हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि जिससे अपने ऊपर चाल करके अगर कोई आया तो उसको हम पराजित कर सके। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स है हमारे गॉड्स के पास, हमारे भगवान के पास। उसका हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। हिंदू बच्चों को वो पता ही नहीं, और
उसी वैसे वर्षा अपोजिट में 15 साल के 20 साल के बच्चे आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, उनको जानबूझकर शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि जाइए इन देशों में घुसी है और हिंदुओं की जो आबादी है उसे मिटा कर आइए। वो भी ब्रेन वॉश करके। अगर न जाने किसी सुबह तुम्हारे घर के सामने कोई 17 साल का लड़का एक हाथ में कुरान और एक हाथ में बंदूक लेके खड़ा हुआ, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आज हिंदू लड़कों के पास क्या है मुझे बताइए। ये रील बनेगा, ये स्पेसिफिकली मैं रील बनाऊंगा इसका, बिकॉज ये ऐसा अगर क्वेश्चन, हुआ तो हमारे पास क्या है मुझे। ये क्वेश्चन मुझे भी पूछना है, क्या है हमारे पास, बिकॉज मैं पर्सनली वेपन्स मतलब नाइफ एटलीस्ट रखना पसंद करता हूँ। ये अगर नहीं होना है, ये अगर नहीं होने देना और खुद की रक्षा करनी है ना, क्यों करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, ये अगर जानना है तो सावरकर पढ़िए बस। यस इसका एक ही उत्तर है सावरकर, यस, बाकी कुछ नहीं। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी शस्त्र ज्ञान होना जरूरी है। हिंदुओं का इतिहास कहता है हिंदुओं ने कभी भी किसी पर खुद उठकर वार नहीं किया है। आप हमारा हजारों साल का इतिहास लेकर आप ले लीजिए, अरे 100 अपराध हुए उसके, शिशुपाल के 100 अपराध कृष्ण ने देखे, लेकिन शिशुपाल पर कभी चाल करके कृष्ण नहीं गया। 100 अपराध जब पूरे हुए तब श्री कृष्ण गया और शिशुपाल को खत्म कर दिया, वो भी एक शपथ के लिए। एक शपथ के लिए। देखिए इतनी क्षमाशील है हिंदू, 100 अपराध सहन कर लेंगे आस्ते आस्ते, लेकिन नहीं, एक ऐसा वक्त आता है ना जहां माइंड पूरा ब्लास्ट हो जाता है, वो कब होगा यार, वो होना चाहिए। ट्रू, अभी किस्से के जरिए तो हो जाएगा ये तो मेरे को लगता ही है। ऐसे कई शिशुपाल छुपे हैं इस देश में, उनको ढूंढिए, खत्म उनके अपराधों को देखिए। चलो, एनीवेज थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन किस्से। आज का एपिसोड जितना एक्सप्लोडिंग था मैंने कभी नहीं सुना है, एंड मैं लिख के देता हूँ अगर ऑडियंस को पता चला कि ये एपिसोड चल रहा है और सुनाई दे रहा है और गूंज रहा है, तो इसका सेकंड पार्ट तो वो मांगेंगे, तो उसके लिए तो हम आपको बुलाएंगे ही। तो थैंक यू फॉर कमिंग अगेन, एंड आपको अगर एपिसोड पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो करो, जबरदस्ती नहीं है। सब्सक्रिप्शन लेने का है, मेंबरशिप लेने का है तो लो, 89 रुपीज से स्टार्ट होता है। एंड अगर आप स्पॉटिफाई पर सुन रहे हो तो 5 स्टार रेटिंग दे दो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, एंड जय श्री राम। जय श्री राम।